फ्री में बिल्कुल नहीं करना चाहिए काम। कोई भी प्रोफेशनल व्यक्ति जो होता है वो कोई भी काम को फ्री में नहीं करता है। आप किसी डॉक्टर के पास जाके कभी नहीं पूछते हो आप मेरी फ्री में बाईपास सर्जरी कर दोगे। चलो तो फोटोग्राफी सिर्फ फोटोग्राफी नहीं होती कि कैमरा पकड़ के चले गए हम और बटन दबा दिए और खींच दिए फोटोज। आपको बिहाइंड द लेंस भी बहुत काम करना पड़ता है। तो करियर के स्टार्टिंग में ही मैंने 5,000 10,000 लोगों की फोटोज खींच ली थी विद इन 2 ईयर्स। तो मेरे को ये फिगर आउट हो गया था कि परफेक्ट स्माइल जो होती है वो कब होती है और मेरा कैमरा कब क्लिक होना चाहिए। फोटोग्राफी is a intuitive profession. So there's a very big photographer who has once quoted that your first 10,000 photographs are the worst photographs of your life. How you define a photograph is a good photograph? There should be a purpose of clicking a photograph. नमस्कार एंड वेलकम। हमारी ये जो सीरीज़ है एक्सप्लोरिंग डिफरेंट करियर्स, इस पे आज हम बात करेंगे करियर्स बिहाइंड द कैमरा, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, सिनेमाटोग्राफी। और इस पे बात करने के लिए आज हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट हैं मिस्टर अंशुल श्रीवास्तव। वेलकम अंशुल। थैंक यू वेरी मच। अंशुल, सबसे पहले मैं आपको ऑब्जेक्टिव बताता हूँ हमारे इस पॉडकास्ट का। जो बच्चे इस फील्ड में करियर बनाने के बारे में सोच रहे हैं उनके लिए ये एक रोड मैप का काम करे या एक रेफरेंस पॉइंट की तरह काम करे, राइट जी। चाहे वो इसके बाद फैसला ये भी ले सकता है कि मुझे इस फील्ड में करियर बनाना है या करियर नहीं बनाना है, करेक्ट। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आप इस फील्ड में क्यों आए और अब तक का सफ़र कैसा था? तो मैंने पढ़ाई की, मैंने एमबीए किया। एमबीए के बाद मैं कॉर्पोरेट फील्ड में था। तो मैंने 3 साल रिटेल में अपना समय व्यतीत किया। एक हाइपर सिटी नाम की कंपनी हुआ करती थी शॉपर स्टॉप ग्रुप की, उसमें। फिर उसके बाद मैं बैंकिंग में था, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ में। ओके। सो आई वॉज इनटू कोर मार्केटिंग। फिर जैसा कॉर्पोरेट्स में होता है, हम लोगों से मिलते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर करते हैं। उसी तरीके से मैं एक कोडेक के व्यक्ति से मिला। तो उन्होंने मेरे को कहा कि अंशुल, तुम अपना स्टोर क्यों नहीं डालते या कोडेक से एसोसिएट होके बिजनेस क्यों स्टार्ट नहीं करते। तो मैं बहुत स्केप्टिकल था कि मेरे पास ऐसे फंड्स नहीं थे या ऐसा बैकग्राउंड नहीं था कि मैं उतने फंड्स लगा के और बिजनेस स्टार्ट कर पाऊँ राइट अवे। तो उन्होंने मेरे को गाइड किया, उन्होंने बताया कि इतने फंड्स की आवश्यकता नहीं होगी और तुम स्टार्ट करो इसको एक बार। तो हमने स्कूल की फोटोग्राफी से काम स्टार्ट किया। तो स्कूल में हम बच्चों के पोर्ट्रेट्स खींचते थे, सिंगल पोर्ट्रेट्स। कोडेक का एक प्रोग्राम हुआ करता था, इंटरनेशनल पोर्ट्रेट प्रोग्राम। हम उसके पार्टनर थे, ऑफिशियल पार्टनर थे कोडेक के। तो जब वो हमने पोर्ट्रेट्स खींचना स्टार्ट की तो उस समय मैंने कैमरा खरीदा और फिर मैंने फोटोग्राफी स्टार्ट की, प्रोफेशनली स्टार्ट की। उसके पहले फ़ोटोज़ हम जैसे बाकी सब खींचते हैं उसी तरीके से मैं भी खींचता था। फिर मैंने प्रोफेशनली स्टार्ट की और मुझे समझ में आया कि फोटोग्राफी इज़ अ इंट्यूटिव प्रोफेशन। ओके, सो व्हेन आई से इंट्यूटिव, इट डजंट मीन कि वो टेलीपैथी वाला इंट्यूशन चाहिए आपको। इसका मतलब ये होता है कि आपको ये पता होना चाहिए, ये इंट्यूशन होना चाहिए कि कब आप कैमरे की बटन क्लिक करेंगे। ओके। सो मैंने ये नोटिस किया कि मैं लोगों की स्माइल्स जो होती थी वो परफेक्टली कैप्चर करता था। बहुत ही खूबसूरत दिखते थे लोग मेरी तस्वीरों में। और क्योंकि हम स्कूल का काम करते थे तो ये काम मैंने कई बच्चों का किया। मतलब हम एक स्कूल में अगर 500 बच्चों की फ़ोटो खींच रहे हैं, 1000 बच्चों की फ़ोटो खींच रहे हैं, तो करियर के स्टार्टिंग में ही मैंने 5,000 10,000 लोगों की फ़ोटोज़ खींच ली थी विद इन 2 ईयर्स। तो मेरे को ये फिगर आउट हो गया था कि परफेक्ट स्माइल जो होती है वो कब होती है और मेरा कैमरा कब क्लिक होना चाहिए। तो मुझे ये ज्ञात हुआ उस समय कि मेरा इंट्यूशन फोटोग्राफी को लेके बहुत सही है और शायद मैं वो डिलीवर कर पाता हूँ जिसको देखने के बाद लोग खुश होते हैं। तो हमने स्कूल से ये काम स्टार्ट किया और वहाँ से मेरे को समझ में आया कि मैं ये काम कर सकता हूँ। फिर मुझे लगा कि क्यों ना मैं इसे मेन स्ट्रीम प्रोफेशन बनाऊँ और फिर मैं मेन स्ट्रीम फोटोग्राफी स्टार्ट किया। डेज में जब एक बच्चा करियर बना रहा होता है तब आपने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इस फील्ड में करियर बनाना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कभी कोई पैशन या हॉबी टाइप था फोटोग्राफी? पैशन और हॉबी बोलना इसको एक बहुत ही बड़ी बेईमानी होगी क्योंकि ये कोई हॉबी वाली चीज़ नहीं है। ओके। इट्स अ फुल टाइम प्रोफेशन एंड इट्स अ सीरियस बिजनेस। तो ये कहना इसको कि ये आपका पैशन है, आप शौक के लिए करते हो, तो ये बहुत ही गलत बात है। ये एक फुल टाइम प्रोफेशन है जिसको सीखना पड़ता है, जिसके बारे में जानकारी चाहिए होती है। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि आपको इंट्यूशन की आवश्यकता होती है। आपको बटन क्लिक करने के पहले पता होना चाहिए या पता होता है कि कौन सा व्यक्ति किस एंगल में किस तरीके से खूबसूरत दिखेगा, कौन सी इमारत दिन के किस समय खूबसूरत दिखेगी, कौन सी लाइट किस समय कहाँ पे पड़ रही है, जिसके होने से उस चीज़ की खूबसूरती निखर के आएगी। सो मैं इसी क्वेश्चंस को थोड़ा और आगे लेके जाता हूँ। आपने बोला कि वो इंट्यूशन होना चाहिए, जी, राइट। इसके अलावा और क्या स्किल्स की ज़रूरत है कि कोई व्यक्ति इस फील्ड में बहुत अच्छा सक्सेसफुल हो सकता है?
awareness of intuition. So you need to understand and you need to accept the reality of it because क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी अपग्रेड हो गई है, आज हम मोबाइल से फोटोज खींचते हैं और उनको जब हम एडिट करते हैं तो एआई के थ्रू एनहेंस होके एवरीथिंग लुक्स ब्यूटीफुल, बट इज इट एक्चुअली ब्यूटीफुल? इज इट एक्चुअली मेकिंग सेंस? सो ये वो चीज़ है जिसका जवाब हर उस व्यक्ति के पास होगा जो इस काम को करना चाहता है या आगे इसे अपना प्रोफेशन बनाना चाहता है। इसका जवाब कोई और नहीं दे सकता। तो लोग अभी घूम रहे हैं, बहुत सारे लोग गले में कैमरा टांग के घूम रहे हैं, मोबाइल फोन्स इतने अपग्रेड हो गए हैं कि वो फोटोज खींच रहे हैं और वो क्लेम भी करते हैं कि वो शौक के लिए कर रहे हैं, हॉबी के लिए कर रहे हैं। बेशक आप शौक के लिए करिए, आप हॉबी के लिए करिए, लेकिन इस तरीके से उसे प्रमोट मत करिए। ये बहुत ही सीरियस बिजनेस है और बहुत ही सीरियस प्रोफेशन है। तो इसमें इंटरेस्ट होना ज़रूरी है कि अगर मुझे इसमें करियर बनाना ही है, बिकॉज व्हेन आई डील विद यंगस्टर्स तो उनका एक पहला चीज़ होता है कि मैं पूछता हूँ मैं करियर क्यों बनाना चाह रहे हो उस फील्ड में। उनका पहला जवाब आता है, वो 11th-12th के बच्चे हैं, फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, और उनका पहला जो जवाब आता है वो ये होता है, सर मुझे ना पैशन है इसमें, और ये ट्रेंडिंग भी है आज के टाइम में, पैशन, इंटरेस्ट। सो अगर मुझे इसको फुल टाइम करियर बनाना है या प्रोफेशन बनाना है तो इंटरेस्ट होना, पैशन होना मैंडेटरी है, या जो स्किल्स की आप बात कर रहे हो मेनली इंट्यूटिव स्किल्स, या वो लर्नेबल स्किल है? ये कह पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि है तो ये इंट्यूटिव स्किल। ये इतना मैंने पिछले 10 साल के अपने तजुर्बे में सीखा है और मैंने जो लोगों को ऑब्जर्व किया या मैंने जो बहुत अच्छे फोटोग्राफर्स को ऑब्जर्व किया है, मैंने ये पाया है कि वो इंट्यूशन उनके पास होता है और उसी इंट्यूशन के कारण वो आगे बढ़ पाते हैं या कोई मुकाम हासिल कर पाते हैं। पैशन और स्किल आप जीवन में जो कुछ भी करना चाहते हैं उसके लिए आवश्यक है। बिना पैशन और स्किल के आप कुछ भी नहीं कर सकते। एब्सोल्युटली राइट। तो पैशन और स्किल एक कॉमन फैक्टर है, हार्ड वर्क एक कॉमन फैक्टर है। तो ये कह पाना कि आप हार्ड वर्क से उस इंट्यूटिवनेस को अचीव कर पाएंगे, ये मुझे लगता है कि ये न्याय सम्मत नहीं होगा। लेट्स कम टू द अदर एस्पेक्ट ऑफ इट कि अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं। सो आई विल गिव यू अ कॉन्टेक्स्ट। सो व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप इन अर्ली लेट 80s तो फोटोग्राफी के बड़े लिमिटेड, छोटा स्टूडियो होता था, बर्थडे या शादी की फोटोग्राफी होती थी, दैट्स इट, राइट। और फैशन फोटोग्राफी, बट वो बहुत लिमिटेड शहरों में था। अभी अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं और कितने डिफरेंट सेक्टर्स में अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं? फोटोग्राफी के लिए अपॉर्चुनिटीज़ की कोई कमी नहीं है, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जैसे अगर हम आर्किटेक्चर की बात करें तो आर्किटेक्चरल फोटोग्राफर्स होते हैं, इंटीरियर फोटोग्राफर्स होते हैं, फैशन फोटोग्राफर्स होते हैं। वेडिंग फोटोग्राफी अपने आप में इतना बड़ा बिजनेस है, इतना बड़ा वॉल्यूम ऑफ बिजनेस है, डेस्टिनेशन वेडिंग्स होती हैं। फिर इसके अलावा पोर्ट्रेट फोटोग्राफी होती है, प्रोडक्ट फोटोशूट्स होते हैं, क्योंकि मैक्सिमम प्रोडक्ट्स जो हैं वो ऑनलाइन प्रमोट हो रहे हैं, ऑनलाइन सेल भी हो रही है उनकी। तो इसमें अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं और एक्सप्लोर करने की देर है, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ की कोई कमी नहीं है। एंड व्हाट अबाउट वीडियोग्राफी? मतलब यू डू बोथ, यू डू फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी बोथ? एनीथिंग बिहाइंड द कैमरा, देयर आर एम्पल अपॉर्चुनिटीज विद रिगार्ड्स टू फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी और सिनेमेटोग्राफी। फोटोग्राफी मैं प्राइमरीली इसलिए बोलना चाहूँगा क्योंकि मुझे लगता है कि फोटोग्राफी वीडियोग्राफी के तुलना में थोड़ा मुश्किल होता है। ओके जी, क्योंकि वीडियोग्राफी जो चीज़ है उसमें आप कंटिन्यू शूट कर रहे होते हो। फोटोग्राफी जो चीज़ है उसमें आपको पता होता है कि किस समय, उसमें वो प्रॉपर इंट्यूटिवनेस होती है कि आपको पता है ये व्यक्ति अब हंसने वाला है, ये व्यक्ति अब रोने वाला है ना। तो उस समय आप उस परफेक्ट मोमेंट पे आप अपने आप को, अपनी स्किल सेट्स को ऐसा डेवलप करते हो कि टेक्नोलॉजी की अवेयरनेस आपको इतनी होती है कि आप कैमरे की सेटिंग्स ऐसी रखते हैं कि उस परफेक्ट मोमेंट को आप कैप्चर कर पाते हो। फिर अगर आप फोटोग्राफी अच्छी करते हैं, आपको फ्रेमिंग की अच्छी जानकारी हो चुकी है, आपको लाइटिंग्स की अच्छी जानकारी हो चुकी है, तो आप बहुत ही अच्छे सिनेमेटोग्राफर बन सकते हो। Okay. So if you start with photography, you are bound to become a good cinematographer, but definitely it takes time. So there's a very big photographer who has once quoted that your first 10,000 photographs are the worst photographs of your life. So you need to keep clicking in order to explore it. Okay. थोड़ा सा डेविएट हो रहा हूँ। बिल्कुल। How you define a photograph is a good photograph? तुम्हारे हिसाब से सबके अपने अपने वर्जन हो सकते हैं। अच्छा सवाल है। See, there should be a purpose of clicking a photograph. Okay. So if there's a purpose behind a photograph. Elaborate this with an example. तुम्हारे कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है अगर तुम इसको एक्सप्लेन कर सको।
आई कॉल माई सेल्फ अ कैंडिड फोटोग्राफर एंड अ पोर्ट्रेट फोटोग्राफर। राइट। सो कैंडिड फोटोग्राफी, जो सबसे सही कैंडिड फोटोग्राफी की डेफिनेशन है, वो आपको देखने को मिलती है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में। ठीक है, कैंडिड फोटोग्राफी वो फोटोग्राफी होती है वेयर द सब्जेक्ट इज नॉट अवेयर दैट यू आर क्लिकिंग हिम और हर। ओके, सो वाइल्ड लाइफ से अच्छा इसका एग्जांपल कोई नहीं हो सकता। उन्हें कभी नहीं पता होता कि आप उन्हें क्लिक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ट्रू, है ना। और आप एक सेफ डिस्टेंस में होते हैं कैंडिड फोटोग्राफी क्लिक करने के लिए, जहां सब्जेक्ट आपको नोटिस भी नहीं कर रहा होता है। ट्रू। तो मुझे जंगलों का शौक है, तो हम बांधवगढ़ के जंगल में थे एक बार, और हम बैक टू बैक 4 सफारी कर चुके थे, चौथी सफारी थी हमारी। और अगर सफारी में आपको टाइगर नहीं दिखता है तो वो बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट होता है। जंगल कितने ही खूबसूरत हो, लेकिन आपको टाइगर अगर नहीं दिखता है तो आपको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता है। एग्जैक्टली। तो ये 1 नवंबर 2019 की बात है। सनसेट ऑलमोस्ट हो गया था और सर्दियों का समय था। तो सनसेट होते होते में हमें बाघ की आवाज़ आई, और बाघ की आवाज़ आई बहुत ही तेज़, और हमको पहली बार हमने बाघ की आवाज़ सुनी, और मुझे लगता है कि किलोमीटर्स तक वो आवाज़ जा रही होगी। और उसके बाद एक एक करके 3 टाइगर्स हमें दिखे, और तीनों के 3 टाइगर्स जो थे वो सब अडल्ट टाइगर्स थे। तो सब अडल्ट बोलने में लगभग 1.5 से 2 साल के टाइगर्स होते हैं, वो टाइगर के बच्चे होते हैं। तो ऐसे कहते हैं कि वो बच्चे हैं, लेकिन आप सामने से देखेंगे तो वो बहुत ग्रोन होते हैं और बहुत बड़े होते हैं साइज़ में। मैंने उस समय एक फ़ोटो क्लिक करी थी टाइगर की, लगभग 5:55 5:58 के आसपास, 6 नहीं बजे थे। और उसमें जो कलर्स थे फ़ोटोज़ के, मैं आपसे शेयर करूँगा, आप प्लीज़ उसको लगाइएगा। तो उसमें जो कलर्स थे, उसमें नेचुरल कलर्स थे, अनएडिटेड फ़ोटो है वो। तो उसमें पर्पल शेड, ब्लैक शेड, ग्रीन के 2-3 शेड, और फिर एंडलेस जंगल का डार्कनेस, ये सब आपको नेचुरल लाइट में दिख रहा है। और ये फ़ोटो हमने क्लिक की। उसके बाद हमने नोटिस किया कि वो 3 बाघ जो थे वो एक के बाद एक जंगल में चले गए। तो हमको हमारे गाइड ने बताया कि इनकी माँ जब आवाज़ देती है तो ये अपनी माँ की तरफ चले जाते हैं। और ये 4 भाई बहन थे। जब हम सफारी ख़त्म करके जंगल से बाहर निकल रहे थे तो चौथा बच्चा जो था वो भी उसी दिशा में जा रहा था। तो ये इस फोटो की कहानी थी। दैट्स अमेजिंग। सो एवरी फोटो हैज अ स्टोरी बिहाइंड इट। अगर आप उस एंगल से खींच रहे हैं तो आई थिंक बेटर है। यस। बट हमारा ऑडियंस मेजरली 11 12 या फर्स्ट ईयर का बच्चा जो अर्ली हैं अपने करियर स्टेज में, किसी भी करियर को अच्छे से सक्सेसफुल होने के लिए आपको एक स्पेसिफिक रोड मैप की ज़रूरत होती है कि भाई 1 2 3 4 स्टेप्स क्या हैं। आपके हिसाब से यंगस्टर्स के लिए बेसिक स्टेप्स क्या होने चाहिए, फ्रॉम वेयर दे शुड स्टार्ट? सी, anything which you want to make a profession or you want to get into that profession, it needs time. तो पहले आप उसको समय दीजिए, समय दे के आप समझिए कि आप वाकई में उस चीज़ में अच्छे हैं कि नहीं है। कैसे समझ है ना, क्योंकि कैसे मैं उसमें आता हूँ, क्योंकि फोटोग्राफी जो है वो एक फुल फ्लेजेड फॉर्म ऑफ एजुकेशन नहीं है अर्ली ईयर्स में। एक फोटोग्राफी क्लब्स होते हैं स्कूल में जिसमें आप फोटोग्राफी की बेसिक नॉलेज लेते हो, और जनरली जितने आप फोटोग्राफर्स देखेंगे उनकी क्वालिफिकेशन आपको इंजीनियरिंग मिलेगी, एमबीए मिलेगी, या डॉक्टर मिलेंगे, या आर्किटेक्ट मिलेंगे, उस तरीके के लोग हैं। उन्होंने कहीं ना कहीं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, over their career, they came to know that they had something for photography, they had calling for photography, they had that intuitiveness which was bound to make them a successful photographer or cinematographer in future. सिनेमेटोग्राफी की हम बात करें तो उसके बहुत अच्छे कोर्सेज होते हैं, बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में होती हैं उसकी पढ़ाई। और जब आप इसे पढ़ते हैं तब आपको ये समझ में आता है कि इसकी पढ़ाई कितनी इंपॉर्टेंट है, कि आप वाइड फ्रेम कब रखते हैं, आप क्लोज फ्रेम कब रखते हैं, आप मिड फ्रेम कब रखते हैं। किसी चीज़ को अगर आप किसी फिल्म में अगर आप क्लोज जा रहे हैं तो वो क्यों जा रहे हैं, अगर आप बैक पीछे आ रहा है अगर आपका फ्रेम तो किस लिए आ रहा है, अगर कोई लाइट जो है वो डार्क हो रही है तो क्यों हो रही है। इसके पीछे साइंस है, इसके पीछे इमोशंस हैं, हमको वो समझना पड़ता है। तो जब हम इनिशियल स्टेज में काम करते हैं, इनिशियल स्टेज में काम करते करते हमको ये तो समझ में आ जाता है कि एम आई मेंट फॉर दिस और नॉट, और इसका जवाब हमें खुद से ढूंढना चाहिए। आप भी कभी 11वीं 12वीं में रहे होंगे, मैं भी कभी 11वीं 12वीं में था। इतनी स्मार्टनेस तो हमें होती कि हमको पता होता है हम किस चीज़ में अच्छे हैं या किस चीज़ में अच्छे नहीं हैं। और अगर आपको लग रहा है आप ये कर सकते हैं या आप ये डेवलप कर सकते हैं तो अच्छी बात है, आप मेहनत करिए, डेवलप करके देखिए। अगर करने के बाद ही समझ में अगर आप जेन्युइनली इसे डेवलप कर लेंगे तो यू विल बी सक्सेसफुल। करेक्ट। सो मैं ये कोर्सेज कहाँ से करूँ, मतलब कैन यू जस्ट गिव अ रोड मैप, स्पेसिफिक रोड मैप कि यार इनिशियल ईयर्स है, कैन यू सजेस्ट सम बुक्स और दी वेबसाइट कि आप यहाँ से जाके करना चालू करो। बिकॉज आई टेल यू वन थिंग व्हाट हैपेंस, यू नो, बच्चों से जब मैं बात करूँ, सर कैमरा ले लिया है और हमको करना है, बट
जब हम उनसे पूछते हैं कि यार थ्योरी पढ़ना चालू किया या नहीं किया, डेफिनेटली स्कूल में कोई नहीं पढ़ा रहा, बट आई थिंक हम इस एरा में हैं कि आज आप किसी बुक से या वेबसाइट से बहुत आसानी से जानकारी ले सकते हैं। कैन यू गिव मी सम एग्जांपल्स ऑफ सम बुक्स और सम वेबसाइट्स और यूट्यूब चैनल जहाँ से हम इन चीज़ों को, और इवन ना इंस्टाग्राम पेज। मैं किसी का नाम लेने से बचूंगा, हाँ लेकिन बहुत सारे फेमस फोटोग्राफर्स हैं, आपको उनके काम देखने चाहिए। हाँ, वो बता हाँ, सकते हो आपकी। तो उनके काम देखने चाहिए और उस काम को देख के समझना चाहिए, उसे रेप्लिकेट करने की कोशिश करनी चाहिए या उससे सीखने की कोशिश करनी चाहिए। हमारे हिंदुस्तान के बहुत अच्छे फोटोग्राफर हैं रघु राय, उनकी बहुत खूबसूरत तस्वीरें हैं जो उन्होंने बॉम्बे रेलवे स्टेशन में खींची है। उन्होंने बहुत सारी ग्रेट पर्सनैलिटीज़ की, एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ की फ़ोटो खींची है, उन फोटोज़ को देखना चाहिए। जैसे पोर्ट्रेट फोटोग्राफी एक होती है, सो पोर्ट्रेट फोटोग्राफी हम बोलते हैं, तो इन जनरल आप जब पोर्ट्रेट बोलते हो तो उससे समझ में आता है जो फोटो खड़ी है ना, वर्टिकल उसमें है, अलाइनमेंट में, उसे पोर्ट्रेट कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। पोर्ट्रेट फोटोग्राफ इज द फोटोग्राफ वेयर द पर्सनैलिटी ऑफ द इंडिविजुअल कम्स आउट। जब आप उस फोटो को देखते हो तो आप समझ पाते हो कि उस व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है, वो हंसमुख है, वो मिलनसार है, या उनके साथ सोचा नहीं इस बारे में। उनके साथ उनके पीछे 25 साल का एक्सपीरियंस आ रहा है, या लाखों लोगों से जो मिले हैं वो उनके व्यक्तित्व को निखार के सामने ला रहा है। तो ये पोर्ट्रेट फोटोग्राफी होती है। तो ये आप उतनी देर में, आई डोंट थिंक कितना टाइम मिलता होगा आपको खींचने के लिए, इतना प्रोसेस कर लेता है दिमाग। इसलिए इंट्यूटिवनेस की जरूरत है। इसीलिए ये चीज़ें जो हैं, ये स्किल जो होती हैं, ये ऐसे डेवलप नहीं की जा सकती ओवरनाइट। इट करते रहना पड़ेगा और आपको समझना पड़ेगा कि आपके अंदर वो चीज़ है कि नहीं है, सबसे पहली चीज़। अंशुल, अभी तक जो हमारा कन्वर्सेशन हुआ, आई टेल यू वन थिंग, मैंने एक बड़ा स्पेसिफिक माइंडसेट से बैठा था कि यार ये जवाब आएंगे, थ्योरेटिकल जवाब आएंगे, लेकिन आपने जब स्किल्स की बात करी कि इंट्यूटिव स्किल्स होना चाहिए, मैंने नहीं सोचा था कि ये फोटोग्राफी में ज़रूरत पड़ सकती है। तो यही हमारा पर्पस है कि वो बातें जो गूगल में नहीं है, जो किताबों में नहीं है, वो प्रैक्टिकल कन्वर्सेशन में निकल के आए। राइट नाउ एवरी फील्ड हैज़ इट्स चैलेंजेस, सेम विद दिस फील्ड। ओके, तो मैं एज अ कस्टमर आपको बताता हूँ कि क्या थॉट प्रोसेस है। जब हमने चालू किया तो हम पहले पूछते, भाई फ्री में करोगे क्या? राइट तो पहला सवाल, एक वो चैलेंज तो है। राइट तो क्या काम करना चाहिए किसी भी फोटोग्राफर को फ्री में? वन, इसके अलावा और क्या क्या चैलेंजेस हैं और उनको मैं कैसे टैकल करूं? फ्री में बिल्कुल नहीं करना चाहिए काम। कोई भी प्रोफेशनल व्यक्ति जो होता है वो कोई भी काम को फ्री में नहीं करता है। आप किसी डॉक्टर के पास जाके कभी नहीं पूछते हो आप मेरी फ्री में बाईपास सर्जरी कर दोगे? एब्सोल्युटली। तो आप फोटोग्राफर से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? दैट्स व्हाट ऑडियंस थिंक ना, लोग कस्टमर चाहते हैं वैसा। एंड बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया और पीयर प्रेशर, लोग फ्री में काम करना स्टार्ट कर देते हैं और उसे नाम देते हैं कोलैबोरेशन का, कि हम आपके साथ कोलैबोरेशन करेंगे, इंस्टाग्राम में आपको टैग कर देंगे, और तो आप पूछेंगे और आपकी फीस क्या होगी और आपके पेमेंट क्या मिलेगा आपको, तो बोले नो इट इज जस्ट अ कोलैबोरेशन, सो दैट मीन्स देयर इज नो मनी इन्वॉल्व्ड। सो दिस एंड्स द सीरियसनेस ऑफ बिजनेस। और आपको लगता है, किसी भी व्यक्ति को लगता है, XYZ व्यक्ति को लगता है कि वो फ्री में काम करेंगे तो उनका नाम बहुत हो जाएगा, उन्हें काम बहुत मिलने लगेगा। ऐसा कभी नहीं होगा। आप फ्री में काम करके अपनी वैल्यू डिफाइन कर रहे हैं और वो वैल्यू होती है 0। तो फ्री में बिल्कुल काम नहीं करना चाहिए। आप मेहनत कर रहे हो, आपके इन्वेस्टमेंट है उन चीज़ों के पीछे, आपने समय दिया हुआ है, उसकी वैल्यू एक बनती है, वो लेनी चाहिए। और एक और चैलेंज आता है जब मैं फोटोग्राफर से मिला, क्योंकि मैं अपने काम के लिए मिलता हूँ, कैसे वैल्यू की जाए कि मैं क्या चार्ज करूँ, हाउ यू ऑल डिसाइड को, क्योंकि यंगस्टर के साथ ये प्रॉब्लम आती है। तो अगर आप फ्री में काम नहीं कर रहे हैं तो आई थिंक बहुत कम पैसे में भी काम करना इट्स लाइक फ्री में काम करने जैसा। तो एज अ फोटोग्राफर हु इज स्टार्टिंग हिज करियर, वो कैसे डिसाइड करे कि मुझे कितना पैसा चार्ज करना चाहिए? आई नो इट इज़ वेरी वेरी सब्जेक्टिव, बट कुछ चीज़ों का वो ध्यान रखे अपने चार्जेस फाइनल करने से पहले। एक बार कोई भी व्यक्ति जब काम करना स्टार्ट करता है, उसको समझ में आने लगता है कि मार्केट वैल्यू उनकी क्या है, क्योंकि मार्केट में एक रेट चल रहा है, हर प्रोफेशन के वो रेट्स चल रहे हैं। आपको अपनी वैल्यू खुद डिफाइन करनी पड़ती है कि आप उस मार्केट में उन लोगों के बीच में कहाँ पे खड़े हैं, और वो अगर आप डिफाइन नहीं कर पाएंगे तो कोई और आपके लिए डिफाइन कर देगा। तो इससे आसान परिभाषित नहीं किया जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा और क्या चैलेंजेस हैं फोटोग्राफी में? चैलेंजेस तो पहले काम है, काम करना ही चैलेंज है अपने आप में, क्योंकि हर एक शूट एक नया शूट होता है। अगर हम वेडिंग की बात करें तो किसी वेडिंग में रिचुअल्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, रिचुअल्स को बहुत वैल्यू दिया जाएगा। कोई वेडिंग होगी जहाँ पे सिर्फ नाच गाना होगा, बहुत हाई एनर्जी होगी। कोई वेडिंग होगी जहाँ मिक्स होगा दोनों का।
तो ये वेडिंग फोटोग्राफी का चैलेंज हुआ। अगर हम प्रोडक्ट फोटोग्राफी की बात करें तो प्रोडक्ट फोटोग्राफी में भी अलग अलग प्रोडक्ट्स के अलग अलग तरीके से फ़ोटोज़ होती हैं। अगर आप किसी ज्वेलरी की फ़ोटो खींच रहे हैं जो कि साइज़ में लगभग 3 फीट की है और उसमें रेगुलर रिफ्लेक्शन आ रहा है सब तरफ से, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कैसे उस रिफ्लेक्शन को आप हटा सकते हैं। ओके। ये प्रोडक्ट फोटोग्राफी के चैलेंजेस हुए। अगर हम वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी की बात कर रहे हैं तो मैंने अभी आपको बताया, हमने 4 सफारी की, टाइगर दिखाई नहीं, ट्रू। तो वो एक चैलेंज है। उसके अलावा फिर अगर आपको टाइगर दिख भी रहा है, 1 मिनट के लिए भी दिख रहा है या 30 सेकंड के लिए भी दिख रहा है, वर यू प्रिपेयर टू टेक द शॉट और नॉट? अगर दुल्हन की विदाई हो रही है उस वक्त वो सिर्फ 5 सेकंड के लिए अपने फादर से गले मिल के लिपट के रो रही है, वर यू रेडी फॉर एट दैट मोमेंट और नॉट? So that's where intuitiveness and awareness. yes, so you need to be aware of everything, plus your skill set should be that defined कि आप उस लाइटिंग कंडीशंस पे, उस इमोशनल सर्कमस्टेंसेस पे या उतने लोगों की भीड़ में अपना फ्रेम क्रिएट कर पाएँ और वो परफेक्ट मोमेंट कैप्चर कर पाएँ और आपने जो पैसे लिए हैं वो जस्टिफाई कर पाएँ। You also do documentaries. Yes. उसके क्या challenges होते हैं? डॉक्यूमेंट्रीज आपको पहले वर्क, आपको बहुत ज़्यादा थ्योरीज पे भी काम करना पड़ता है। तो अगर हम डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर जगह की, आपको उस जगह का इतिहास पता होना चाहिए कि उसका इतिहास क्या है, उसका इतिहास कितना गौरवशाली है, और आप जब तक अपने आप को उस जगह से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं तब तक वो आउटपुट निकालने में आपको बहुत मुश्किल होती है। तो वो एक ग्राउंड वर्क होता है। तो जैसे हम फोटोग्राफी की बात करें तो फोटोग्राफी सिर्फ फोटोग्राफी नहीं होती कि कैमरा पकड़ के चले गए हम और बटन दबा दिए और खींच दिए फोटोज। आपको बिहाइंड द लेंस भी बहुत काम करना पड़ता है, कैमरा हाथ में आने के पहले और फोटो खींचने के बाद भी बहुत सारे काम करने Can you होते हैं। elaborate more on this? Because ये Yes. बहुत important subject है। I was about to ask this question कि जैसे एक प्लेयर है, हाँ। मैच खेलने से पहले उसका एक शेड्यूल फिक्स है कि हाँ। प्रैक्टिस करने का, हाँ। when he is not performing, right? तो उसका एक शेड्यूल है। सिमिलरली आई थिंक एक फोटोग्राफर है, किसी प्रोफेशनल के लिए भी ये शेड्यूल होना चाहिए। तो जो आप बात कर रहे हो, जब आप कैमरे के पीछे नहीं, यू आर नॉट परफॉर्मिंग, तब क्या क्या स्किल्स पे एक इंसान को काम करना चाहिए? ये प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट होते हैं ये चीज़ें। तो एक तो सबसे अच्छी चीज़ क्या क्या काम करना होता है, अगर आप ये कह इन रहे हैं जनरल लेट्स डिवाइड दिस क्वेश्चन इन 2 पार्ट्स। इन जनरल कि मैं एज अ प्रोफेशन के लिए कुछ कॉमन होंगे और कुछ प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट डिफरेंट होंगे, तो एज अ ह्यूमन बीइंग मैं क्या अपने ऊपर काम करूँगा, फिर प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट में हम जाएंगे। इसमें बहुत मेजर रोल प्ले करती हैं आपकी एकेडमिक बैकग्राउंड, आपकी क्वालिफिकेशंस, आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस, आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ इमोशंस और ट्रैवलिंग, आपने कितना ट्रैवल किया हुआ है। तो अगर हम छत्तीसगढ़ पुलिस का काम किया है हमने, तो हम कोशिश करते हैं कि हम बहुत अच्छा काम डिलीवर करें, बहुत अच्छे से हम परेड को कैप्चर करें। मैं खुद एक एनसीसी कैडेट था, तो मुझे ये जानकारी कि परेड किस तरीके से होती है, क्या डिटेल्स होती हैं, टर्न आउट कितना स्मार्ट होना चाहिए, कहाँ पे कमांड होता है, कहाँ पे थंब होता है, कहाँ पे सलामी दी जाती है। तो ये मुझे हेल्प करता है कि मैं वहाँ पे आउटपुट अच्छे से डिलीवर कर पाऊँ। मैं स्कूल में एथलीट था, तो इसलिए जब हम स्कूल्स की फ़ोटोज़ खींचते हैं तो मुझे ये चीज़ अच्छे से समझ में आती है कि कौन सा एथलीट कहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस करता है। तो जब आप चीज़ों को लेके अवेयर रहते हैं और अगर आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस वैसे हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आती है चीज़ें। मैं बहुत इंटरेक्टिव और आउटस्पोकन रहा हूँ हमेशा लाइफ में, तो मैंने कोशिश की है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करूँ, इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कनेक्ट कर पाता हूँ। तो जब हम पोर्ट्रेट फ़ोटो खींचते हैं तो पोर्ट्रेट फ़ोटो में जब तक फोटोग्राफर और उस व्यक्ति का जिसकी आप पोर्ट्रेट खींच रहे हैं एक कनेक्शन नहीं बैठ पाता है, तब तक वो इमोशन सामने नहीं आ पाते हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल्स और पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स यहाँ पे बहुत रोल प्ले करते होंगे। बिल्कुल रोल प्ले करते हैं। There is another challenge with the photographers or videographers career behind the camera is how to sell my work. मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल जिनका काम बहुत अच्छा है, बट शायद वो मार्केट में काम मांगने नहीं जा रहे हैं या अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो एज अ सेलिंग स्किल्स की क्या इंपॉर्टेंस है, चाहे आप अगर फोटोग्राफी में करियर बनाना चाहते हैं तो? उनको वो गैप पहले पता चलना चाहिए कि गैप है कहाँ मिस आउट कर रहे हैं। अगर उनको ये चीज़ पता है कि वो बेच नहीं पा रहे हैं तो उनको बेचना स्टार्ट करना चाहिए। अगर उनको पता है उनका सोशल मीडिया प्रेजेंस नहीं है तो उनको सोशल मीडिया प्रेजेंस लाना चाहिए। तो ये पहले फाइंडिंग आउट द गैप्स कि what is there where what is that particular thing where they are lacking, ये फिगर आउट करना पड़ेगा पहले, फिर उस पर काम करना पड़ेगा। AI में सब कई बात हो रही है एंड आई थिंक ये फील्ड भी अछूती नहीं है AI के साथ। वी कैन सी AI जनरेटेड वीडियोस, फोटोग्राफ्स।
इसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा प्रोफेशन पे या ये प्रोफेशन को हेल्प करेगा? व्हाट्स योर व्यूज ऑन दिस? AI won't have मेजर इम्पैक्ट ऑन फोटोग्राफी, और जो भी इसका इम्पैक्ट होगा वो पॉजिटिव वे में होगा। तो अगर हमको एडिटिंग में कुछ गैप्स आते थे तो वहाँ वो हेल्प कर सकता है, लेकिन ह्यूमन कनेक्शन जो है वो AI कभी डेवलप नहीं कर सकता। ट्रू। वो कभी उस बाघ, जो 3 बाघ या 4 बाघों के बच्चों की जो माँ की आवाज़ थी वो AI जनरेट नहीं कर सकता है। वो टाइगर के रोर की आवाज़ जनरेट कर सकता है, लेकिन उस समय की जो पर्टिकुलर आवाज़ थी वो जनरेट नहीं कर सकता है। वो इमोशन जनरेट नहीं कर पाएगा जो 3 बच्चे एक के बाद एक पीछे जा रहे थे। वो इमोशन जनरेट नहीं कर पाएगा जब एक दुल्हन विदाई के वक्त रोने लगती है और अचानक उसकी कोई सहेली या उसकी छोटी बहन या भाई आके उसके कोई जोक सुनाते हैं और वो रोते रोते हंसने लगती है। सो ये एक बहुत ही ह्यूमन कनेक्शन वाला प्रोफेशन है, तो मुझे नहीं लगता कि AI इसे रिप्लेस कर पाएगा। एक और चीज़ है अंशुल, जब आप अनकन्वेंशनल करियर की तरफ जाते हैं, जैसे एक इट्स एन अनकन्वेंशनल करियर जहाँ पे फिक्स्ड पाथ नहीं है, तो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि पैसा कैसे आएगा। आप सस्टेन कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, आप बड़ा पैसा बना पाओगे, नहीं बना पाओगे। आपको भी 10 साल से ज़्यादा हो गए इस फील्ड में, राइट? जी। व्हाट्स योर एक्सपीरियंस ऑन दिस? क्योंकि इसके कारण, ये नहीं होने के कारण बहुत अच्छे लोग जो काम में बहुत अच्छे हैं, उनको मैंने फील्ड प्रोफेशन छोड़ते हुए देखा है। तो इस चैलेंज को कैसे हैंडल किया जाए? मेरा ये कहना है कि आप जो कुछ भी करते हो यू हैव टू बी ऑल इन। अगर आपने सेकंड ऑप्शन रखा है तो वो सेकंड ऑप्शन नहीं होता, वही आपका ऑप्शन होता है। तो यू एंड अप गोइंग टूवर्ड्स योर सेकंड डायरेक्शन, और सबकॉन्शियसली यू आर वर्किंग टूवर्ड्स द डायरेक्शन विच विल लैंड यू ऑन द सेकंड ऑप्शन दैट यू हैव। सो जब मैं शुरुआत से बताना चाहूँगा ये चीज़ कि हमने अपना करियर, कॉर्पोरेट करियर हमने छोड़ा और स्टार्ट किया, तो हमने एक स्टोर डाला मैग्नेटो मॉल में, यहाँ पे कोडेक के नाम से, कोडेक का स्टोर। सो हम एग्जिस्टिंग पार्टनर्स थे कोडेक के उनके स्कूल प्रोग्राम के लिए। फिर हमने जब स्टोर डाला तो हमारा बिजनेस मॉडल जो था वो हमने ये सोचा था कि हम स्टोर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, और हमने स्टोर में एक छोटा सा स्टूडियो बनाया था। हमने सोचा था कि यहाँ पे छोटी मोटी पोर्ट्रेट और पासपोर्ट फ़ोटोज़ खींची जाएंगी, और हमारा जो मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू जनरेशन रहेगा वो स्कूल की फ़ोटोग्राफ्स और स्कूल का काम रहेगा। फिर हमने जब स्टोर में फ़ोटो खींचना चालू किया, अच्छा ये चीज़ मैंने बहुत अर्ली इन द करियर मैंने रियलाइज़ कर ली थी कि कैंडिड फोटोग्राफी का एक गैप है और पोर्ट्रेट फोटोग्राफी का एक गैप है, जो कि फुलफिल नहीं हो रहा है। जो पोर्ट्रेट फोटोग्राफीज होती थी वो बहुत ही ड्रामेटिक होती थी, उसका आउटपुट आता था तो जो व्यक्ति सांवला है वो बहुत गोरा दिख रहा है इस तरीके से उसको एडिट कर दिया जाता था, जो कि नेचुरल नहीं दिखती थी। और कैंडिड फोटोग्राफी भी वेडिंग्स में वही पोज होके किया जाता था, और बहुत ज़्यादा कैंडिड मोमेंट्स और प्योर मोमेंट्स को जनरली कैप्चर नहीं किया जाता था। तो ये गैप आइडेंटिफाई हमने किया और हमने उस डायरेक्शन में काम किया। तो हमने स्टोर में वी यूज्ड टू क्लिक लॉट ऑफ पोर्ट्रेट्स इन स्टोर। तो हम फैमिली पोर्ट्रेट्स खींचते थे, 2 लोग 4 लोग। हमारा छोटा सा स्टोर था, हमारा छोटा सा स्टूडियो था, वहाँ हमने 10-10 लोगों की फैमिली फोटो खींची, और हम वहाँ लोगों को बोलते थे आपको फोटो पसंद नहीं आएगी तो आप पैसे मत दीजिएगा। तो हमने इस तरीके से वो पोर्ट्रेट फोटोज़ को हम इंस्टेंट फ्रेम करके देते थे, बड़ी फ्रेम्स में देते थे फोटो, और शायद ही कभी ऐसा हुआ होगा कि हमने पैसे ना लिए हों। तो लोगों को हम खुश करते थे फोटोज़ से, और हम बोलते थे लोगों को कि आप हंसिए। अब एक और चीज़ होती है कि हम हंसने बोलते हैं लोगों को तो लोग ऐसे दांत दिखा देते हैं, जैसे आजकल चल रहा है सेल्फी के ज़माने में, इंस्टाग्राम के ज़माने में लोग एक आर्टिफिशियल सी स्माइल दे देते हैं, दांत दिखा देते हैं, और उनको लगता है कि वो हंस दिए। आप हमेशा आँखों से हंसते हैं, तो जब आप हंसते हैं आपकी आँखें जो हैं उसमें चमक आती है, तो आपको ये नोटिस करना पड़ता है। तो जो फेक हंसी होती है और जो ओरिजिनल हंसी होती है उसमें ये गैप होता है। तो जब आप किसी व्यक्ति की फ़ोटो आपको अच्छी लग रही है, आप उनकी आंखें देखिएगा, उनकी आंखों में आपको खुशी दिखेगी, और वो जो खुशी है वो पोर्ट्रेट होती है, वो डिफाइन करती है कि उस व्यक्ति का क्या व्यक्तित्व है। तो हमने इस तरीके से गैप्स फाइंड आउट किए, फिर हमने काम किया, फिर काम के साथ साथ हमने अपने आप को ग्रूम किया। फिर एक होटल की चेन जो थी वो स्टार्ट हो रही थी, उन्होंने हमसे कहा कि आप इंटीरियर की फ़ोटोग्राफ्स खींचिए। तो उससे पहले हमने इंटीरियर की फ़ोटोग्राफी कभी नहीं की थी। फिर उन लोगों ने हमें एक ट्रेनिंग मॉड्यूल भेजा, उन्होंने हमसे काफ़ी सारे होटल्स की प्रॉपर्टीज़ के फ़ोटो शूट करवाए, और फिर उन्होंने हमें बताया कि हम कहाँ लैग कर रहे हैं। फिर हम उन चीज़ों को और ग्रूम करके अपने आप को और सीख के और अपडेट करके हमने चीज़ों को ठीक किया, और फिर हम इंटीरियर और आर्किटेक्चरल पर्सपेक्टिव कवर करना चालू किए। इस तरीके से समय के साथ साथ आप अपने आप को अपडेट करते जाइए, अपग्रेड करते जाइए,
चाहे वो फोटोग्राफ के तौर पे हो, चाहे वो इक्विपमेंट के तौर पे हो, क्योंकि इक्विपमेंट जो है वो रेगुलर अपडेशन और अपग्रेडेशन मांगते हैं, तो वो एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन दीज इक्विपमेंट्स, ओके। बहुत महंगे इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है, एकदम लेटेस्ट। समबडी, कीप इन माइंड समबडी हु स्टार्टिंग हिज करियर, क्योंकि उसके बाद तो वो 5-6 साल बाद खुद फिगर आउट कर लेगा। हमारी मेजर ऑडियंस जो है वो यंगस्टर्स है, और जब तो दे फोकस मोर ऑन कि बहुत अच्छा होना चाहिए, राइट। तो व्हेन दैट पर्सन इज गोइंग एंड चूजिंग हिज इंस्ट्रूमेंट्स, तो आपके हिसाब से किन पैरामीटर्स को वो ध्यान में रखे अपने इंस्ट्रूमेंट्स खरीदते टाइम? बजट सबसे पहली चीज़ है बजट, ऑब्वियसली, है ना। आपका बजट जो आपको अलाउ कर रहा है, आप उससे स्टार्ट करिए। और अगर आप उस कैमरे के थ्रू रेवेन्यू जनरेशन कर रहे हैं, तो फिर आप समय के साथ साथ अपने आप को अपडेट करिए और अपग्रेड करिए, जैसा कि हम करते हैं। इवन यू टेक बजट मींस मिनिमम टू मैक्सिमम, कुछ रेंज, स्टार्टिंग रेंज कैमरे की 35 to 40,000 होती है, वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। वहाँ से स्टार्ट करके काम करके रेवेन्यू जनरेशन कर सकता है इंसान? हाँ, बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। तो हमारा जो पहला कैमरा था, जिससे हमने जिस कैमरे से हमने फ़ोटो खींच के और हमेशा पैसे लिए स्टोर में, वो एक एंट्री लेवल कैमरा था, जो कि 32,000 रुपये का आता था, और हमने हमेशा पैसे लिए जब भी उससे फ़ोटो खींची। What do you think? It's the machine or the man behind the machine which is more important? मैन बिहाइंड द मशीन। आप कभी भी बहुत अच्छा माइक्रोवेव ओवन लेके बहुत अच्छा खाना नहीं बना सकते। आपको एक अच्छे कुक की आवश्यकता होती है जो अच्छा खाना बना के देगा। True. Right. Coming to an end, right? एक और स्टेक होल्डर्स हैं when जब बच्चा अनकन्वेंशनल करियर बनाने जाता है, और वो हैं पेरेंट्स, राइट। और वो पेरेंट्स वो हैं जो कि कन्वेंशनल करियर से आए हैं, हाँ, करेक्ट। जब फोटोग्राफर का बच्चा है तो वो समझ लेता है कि भाई कैसे हेल्प करनी है, और उतना चैलेंज नहीं आता है। तो इन पेरेंट्स के लिए आपका क्या मैसेज होगा? क्योंकि आई हैव सीन पेरेंट्स, आई टेल यू क्या होता है। कुछ पेरेंट्स हैं, हाँ तुम्हारी जो मर्जी है कर लो, बट बच्चा भी इग्नोरेंट है। पेरेंट्स के पास एक सपोर्ट सिस्टम है, आज के ट्रेंडिंग है कि भाई बच्चा जो चाहे वो कर लो, बट इन फैक्ट्स फिगर्स पे कोई ध्यान नहीं दे रहा होता है। या कुछ पेरेंट्स हैं जो बहुत स्ट्रिक्ट हो जाते हैं एंड दे डोंट अलाउ अ चाइल्ड टू मेक अ करियर। तो उन पेरेंट्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? किन बातों का वो पेरेंट ध्यान रखे ताकि वो अपने बच्चे को हेल्प कर सके इसमें करियर बनाने के लिए? ये मैसेज आप ज़्यादा अच्छे से दे पाएंगे। मैं बच्चों के लिए मैसेज देना चाहूँगा, और उन्हें ही मैसेज दे सकता हूँ कि आप फिगर आउट करिए कि आप एक्चुअली जेन्युइनली इस चीज़ को करना चाहते हैं। क्या आप सच में इस चीज़ में अच्छे हैं? आप काम करिए, अपने पेरेंट्स से बात करिए, और अगर आप सच में मीन करते हैं उस चीज़ को, आपके पेरेंट्स समझेंगे, आपको अलाउ करेंगे। तो अंशुल, हमने स्टार्ट कैसे करना है इस पे बात करी। आपकी एक बहुत लंबा सफ़र रहा है। इनिशियली काम के चैलेंजेस पे हमने बात करी, बट एक और चैलेंज आता है कि जिस तरीके से चीज़ें बदल रही हैं, कंपटीशन आ रहा है, 4-5 साल बाद फिर हमको कई बार लगता है हम स्टेगनेंट हो गए हैं, ग्रोथ नहीं दिख रही है। उस फेस को कैसे हैंडल करना चाहिए? हमें सबसे पहले समझना चाहिए कि ग्रोथ होती क्या है। कि ग्रोथ, आज आप किसी प्रोजेक्ट के 5,000 रुपये ले रहे हैं, कल उसके 8,000 रुपये ले रहे हैं, परसों फिर उसके 10,000 रुपये ले रहे हैं। क्या ये ग्रोथ है? कि आप कंटिन्यू उसके साथ साथ अपने इक्विपमेंट अपग्रेड कर रहे हैं, अपनी टेक्नोलॉजी अपग्रेड कर रहे हैं, अपना इंटेलेक्ट डेवलप कर रहे हैं, क्या वो ग्रोथ है? कि जो आपको मार्केट आज 5 से परसों 10 दे रहा था, उसी मार्केट ने आपको ग्रूम किया, आपको हेल्प किया, आपने अपने आप को डेवलप किया, आपने खुद पे काम किया, आपने अपने इंट्यूशंस पे काम किए, और आज वही मार्केट आपको जो 10 मिलना चाहिए था उसकी जगह 15 दे रहा है। तो आपको ये चीज़ें समझनी पड़ती है और इस दिशा में काम करना होता है। और सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कंसिस्टेंसी। आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, चाहे वो डे 1 हो, चाहे वो 100th डे हो, चाहे वो 10 ईयर्स डाउन द लाइन हो। तो अगर आप अपने वर्ड्स को वैल्यू कर रहे हैं, अगर आप यू आर स्टिकिंग बाय योर कमिटमेंट, तो यू आर बाउंड टू बिकम सक्सेसफुल, और आप उस तरीके से अपनी जर्नी को कंसिस्टेंटली अपवर्ड्स ले जा सकते हैं। मार्केट में नो डाउट अप डाउन आते हैं, कभी आपका बहुत अच्छा फेस चलता है, कभी लो फेस चलता है। जब आपका लो फेस चल रहा है तो आप समझिए आपको किस दिशा में काम करना है, आपको अपने ऊपर कहाँ काम करना है, आपको ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो और सीखनी चाहिए। जैसे हमारे नए शूट्स आते हैं तो हम ऐसे नहीं होते कि चलो ठीक है अब हो गया, अब कल हमको काम करना है, अब सो गए, हम सवेरे उठे, कैमरे का बैग उठाया और चले गए। हमारा शूट जो है
हम उस चीज़ को समझते हैं कि हमें किस चीज़ का शूट करना है, फिर उस शूट पे हम प्लानिंग करते हैं, द प्री वर्क यस, कि उसमें प्री प्लानिंग कि किस तरीके से उसको हम एग्जीक्यूट करेंगे वहाँ पहुँच के। फिर वहाँ पहुँचने के बाद चैलेंजेस क्या क्या आ सकते हैं, इक्विपमेंट फेलियर हो सकता है, मौसम खराब हो सकता है, मेमोरी कार्ड क्रैश हो सकता है। सो देर आर मैनी चैलेंजेस विच यू कैन फेस, यू मे फेस और यू वुड हैव ऑलरेडी फेस्ड। तो आपको उनका बैकअप रखना पड़ता है, और कभी कभी बैकअप का बैकअप रखना पड़ता है जब स्टेक्स बहुत हाई होते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको कंसिस्टेंसी रखनी पड़ती है, और आपको लर्निंग एंड डेवलपमेंट पे अपने ध्यान देना पड़ता है। मैंने आपको बताया कि मैं कॉर्पोरेट में था, तो मैंने जो कॉर्पोरेट एक्सपोजर रहा उसने मुझे हेल्प किया कि हम कॉर्पोरेट फिल्म्स बहुत अच्छे से बना सकें। मैं और मेरी वाइफ, हम दोनों इस काम से जुड़े हुए हैं, हम दोनों को घूमने का शौक़ है, हम ट्रैवल करते हैं, तो इसलिए हमें आर्कियोलॉजिकल साइट्स हुई या टूरिज़्म साइट्स हुई, वो देखने में बहुत मज़ा आता है। हमें नए तरीके का खाना खाने में मज़ा आता है, तो हम एक्सप्लोर करते हैं चीज़ों को। तो हम जहाँ जाते हैं, तो आप जिस चीज़ को एक्सप्लोर करेंगे, उस चीज़ के एरिया ऑफ एक्सपर्टीज में जाके अपने आप को आप ग्रूम कर सकते हैं। 24 आवर वर्क। यस, भले ही आप कैमरे के पीछे हैं या नहीं हैं, बट दिमाग चलते रहना चाहिए। हाँ, जब कैमरा आपके हाथ में नहीं तो ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ज़्यादा मेहनत करनी, एब्सोल्युटली राइट। एक और सवाल है, एंड आई थिंक इट्स योर बिजनेस सीक्रेट एंड यू कैन चूज नॉट टू आंसर दिस, श्योर, राइट। आई हैव सीन विथ यू कि जो कस्टमर रिलेशनशिप है आपका, तो आई हैव सीन कि कुछ क्लाइंट्स आपके ऐसे हैं जो आपसे 5-5 साल के साथ रेगुलरली काम कर रहे हैं। यू हैव बिकम अ फैमिली मेंबर टू देम, सॉर्ट ऑफ, राइट। ये कैसे डेवलप कर सकता है एक फोटोग्राफर? क्योंकि आई थिंक रोज आप नए व्यक्ति से काम मांगने जाएं, आई थिंक इट बिकम्स अ चैलेंज। नया काम चाहिए, बट अगर रेगुलर काम आ रहा है तो वो एक अच्छा स्किल है। वो स्किल नहीं है, वो देयर इज नो गैप बिटवीन द एक्सपेक्टेशन एंड डिलीवरी। ऐसा कोई स्किल नहीं है जो इस चीज़ को मैच कर पाए। आप कोई भी क्लाइंट हो, उनकी एक एक्सपेक्टेशंस होती हैं, तो आपको उस एक्सपेक्टेशंस को मीट करना होता है या उसको सरपास करना होता है। आपको कमिटमेंट पे काम करना होता है। मैंने जो वर्ड कहा कंसिस्टेंसी थोड़ी देर पहले, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। अगर आपने किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ 10 बार काम किया है, 10 के 10 बार आपको 100% डिलीवर करना पड़ता है। 10 में से 9 बार भी अगर आप डिलीवर करते हैं, सो वो आपके लिए ऐसा है कि 10% का फेलियर, लेकिन क्लाइंट के लिए वो फेलियर है। सो आपको उस प्रिसीजन के साथ काम करना पड़ता है और उसको सीरियसनेस के साथ डिलीवर करना पड़ता है, जिसके कारण मैंने सबसे पहले सवाल के जवाब में कहा था कि ये कोई शौक नहीं है, ये एक फुल टाइम प्रोफेशन है जिसे सीरियसली करना चाहिए। शौक से शुरू हो सकता है, नहीं शौक नहीं होता, शौक नहीं है, ये शौक की चीज नहीं है, और इस तरीके से इसको प्रमोट करना बहुत ही गलत बात है। एंड आई रियली सी, थैंक यू सो मच। कुछ ऐसे इनसाइट्स दिए अंशुल आज तुमने, आई थिंक जो बच्चा नहीं सोचता है करियर बनाते टाइम पे, राइट, बट तुम्हारे साथ कन्वर्सेशन करने के बाद मुझे समझ में आया कि लॉन्ग टर्म में यही चीज़ें आपके फेलियर और सक्सेस का कारण बनती हैं, राइट। तो टेकिंग योर पॉइंट कि ये शौक नहीं है, एक फुल टाइम प्रोफेशन है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड आई एम श्योर दिस विल हेल्प अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स इन मेकिंग अ करियर इन दिस फील्ड। थैंक यू सो मच, थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद।